नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। अर्थात सभी सुखी हों और सबके दुख दूर हों। पर कैसे? सवाल आता है, हम कैसे होंगे? जब राजा प्रजा को सुखी रखेगा तभी प्रजा सुखी होगी। इसी के साथ आज हमारे स्टूडियो में कोई खास मेहमान आए हुए हैं। आपको तो पता ही है, कुछ न कुछ खास शख्सियतों से मिलवाना ही दर्पण की एक अलग पहचान है। और उसी के मद्देनजर आज हमारे स्टूडियो में रविंद्र सिंह जी आए हुए हैं। रालोद के नेता रविंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, स्टूडियो में आए सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। साथ में मेरे जहन में और व्यूअर्स आपके भी जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, यानी कि मेरे तो दिल में है ही एक प्रश्न। आप जहाँ तक मुझे याद है आम आदमी पार्टी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं आगरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अब रालोद में आ गए, ऐसी क्या वजह? भूपेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 2014 में आम आदमी पार्टी से आगरा शहर से लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और अभी मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है 2 महीने पहले। उसकी जो सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी उस समय पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन होता था जो पूरे देश में फेमस था, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। तो उससे मैं जुड़ा रहा। उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो ऊपर के बैठे हुए लोग थे, जो सत्ता चला रहे हैं आज की डेट में भी, वो जनता के सरोकार से दूर होते गए और उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय पे, उस पर वो खरा नहीं उतरे। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी का त्याग किया और मैंने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने की बात है तो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो चौधरी जयंत जी हैं। मैं 2011 से 2014 तक और इनफैक्ट 2014 नहीं 2013 तक मैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा रहा था, जब चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा थे। तो उनके भी आदर्श मुझे अच्छे लगते थे। सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों के अंदर ये है कि जब वो लोग सत्ता में रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चौधरी अजीत सिंह जी हों, या युवाओं की धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हों, इन लोगों के ऊपर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा है। सारे लोग, जयंत जी सांसद रहे और चौधरी अजीत सिंह जी केंद्र में कई बार मंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा। जबकि आप आज की तारीख में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई भ्रष्टाचार उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं और हर पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। दूसरी चीज़, चौधरी जयंत युवाओं के नेता हैं, युवाओं की धड़कन है। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि उनको किसानों की लड़ाई लड़नी है, दलितों की लड़ाई लड़नी है, मजलूमों की लड़ाई लड़नी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है। और उन्होंने अपने दादाजी को, अपने पिताजी को लोगों की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। आज उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मुझे इन सभी गरीब वंचित लोगों की लड़ाई लड़नी है। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और उनके आदर्शों को मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मैंने पाया कि जो मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ वही सेवा का विजन चौधरी जयंत जी का भी है। इसलिए मैंने चौधरी जयंत सिंह के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर 2 सवाल मेरे दिमाग में कौन गए। पहला सवाल तो ये है, आपने कहा कि रालोद पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल आपने इसलिए ज्वाइन किया है या आपको इतना अच्छा लगा वो क्योंकि दूसरे दल कहीं ना कहीं, दूसरे दल के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो क्या ये कहना सही है कि सारे दल ऐसे ही हैं या हमारा दल सही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा है कि भाई जो रालोद है वो दलितों के लिए ही और पिछड़े वर्ग के लिए, तो क्या आम वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए रालोद ऐसा कुछ नहीं करेगी? देखिए भूपेश जी, मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुस्तान के अंदर लोग निवास करते हैं उसमें से 70% ग्रामीण आबादी है, जिसमें से बहुत ज़्यादा एक वर्ग किसानों का है, दलितों का है, वंचितों का है। और आप देखिए हमारे देश में जो गरीब जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ा तबका है। और जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से चौधरी जयंत उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो हमारा पहला दायित्व है चौधरी जयंत जी का या राष्ट्रीय लोकदल का, जो पहला दायित्व है वो ये है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको ऊपर की श्रेणी में लेके आना है। तो रविंद्र जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन मेरे जहन में सवाल आया। आपने कहा कि और भी पार्टियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि रालोद जो एक ऐसी पार्टी है इस समय कि उस पर कोई आरोप नहीं है? देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, सारी पार्टियों के, मैं ये नहीं कहता कि सारी पार्टियों के सारे नेता करप्ट हैं,
लेकिन आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, उसमें आपको एक मेजोरिटी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप भूपेश जी देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल में 3 पीढ़ी इनकी अच्छे अच्छे पदों पर रही है, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। इनमें से किसी पे भी आज तक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। इसलिए मैं मानता हूं निश्चित रूप से जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं है, वो पार्टी लोगों के लिए काम करेगी आगे चल के। रविंद्र जी, एक बात और आती है, रालोद देखा जाए तो अभी तक, पहले भी हम पहले की बात करें तो अभी वो सरकारों के साथ गठबंधन में आई है, जब सरकार बनी है तो 2022 में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या वो अकेले रालोद अपने दम पे सीट जीत सकती है या गठबंधन करेगी? हालांकि गठबंधन कर चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या अकेले चुनाव लड़ने के लिए रालोद में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ अन्याय किया है, लोगों को मूर्ख बनाया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल हम उपलब्ध कराएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, विदेशों से काला धन वापस लेके आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल हम 35 रुपये देंगे, रुपए को डॉलर के बराबर कर देंगे। इस तरीके के इन्होंने वादे किए, तो निश्चित रूप से जनता को इन्होंने बहुत कई बार मूर्ख बना चुके हैं। और जहाँ तक आपका ये सवाल है, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल वो शक्ति है, वो अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल चूक नहीं करना चाहता, भूल नहीं करना चाहता। इसलिए हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके हम भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों को कोई भी मौका नहीं देना चाहते जिससे कि वो दोबारा से सत्ता में आ जाए। इसलिए हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। रविंद्र जी, आपने आम आदमी पार्टी से रालोद का दामन थामा, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं कि आपने आम आदमी पार्टी से टिकट मांगी हो, नहीं दी हो, इसलिए गुस्से में आप रालोद में आए हैं, या आपके रालोद की तरफ इच्छा जागृत हुई? देखिए भूपेश जी, मैंने आम आदमी पार्टी 2015 में छोड़ दी थी, लोकसभा इलेक्शन के बाद में। तो आम आदमी पार्टी से टिकट मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मैंने आम आदमी पार्टी से न टिकट मांगी, न फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी में था 2015 के बाद। हाँ, मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है, और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं खुल के बताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है अगर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी या चौधरी जयंत जी मुझे आगरा ग्रामीण सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपके दर्शकों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सीट पर अगर मुझे टिकट मिलता है तो भारी बहुमत के साथ ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी ही जाएगी। और अगर पार्टी नेतृत्व किसी दूसरे को भी लड़ाता है तो भी हम दूसरे प्रत्याशी के लिए तन मन धन से उसका साथ देंगे और ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में डालेंगे। दर्शकों, मुझे रविंद्र जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। कई नेता हमारे यहाँ आते हैं, कई नेताओं से मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन कई नेता कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको वो टिकट देंगे। लेकिन आज आपने खुल के कहा कि अगर वो मुझे देते हैं तो मुझे खुशी होगी, अन्यथा पूरी तरह से हम उनका भी सहयोग करेंगे तन मन और धन से, जिसको भी शीर्ष नेतृत्व टिकट देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इच्छा जाहिर की है कि आपको टिकट मिले आगरा ग्रामीण से। तो आगरा ग्रामीण से ऐसा क्या आप तैयारी वहां से कर रहे हैं शुरुआत से, या ऐसा क्या आपका, आप जानते हैं वहां जनाधार आपका है, वोट बैंक आपका अच्छा है, ग्रामीण से ही क्यों? देखिए भूपेश जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आगरा ग्रामीण वो स्थान है, वो विधानसभा है जिसमें मैं निवास करता हूँ, जिसमें मैं निवास करता हूँ वही आगरा ग्रामीण सीट है। दूसरी चीज़, आगरा ग्रामीण के लोगों से मेरा बहुत पुराना परिचय है, मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ, लोगों की मैंने समस्याओं को देखा है। और आगरा ग्रामीण ही वो सीट है जो पूरे आगरा में हर रोड पे फैली हुई है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि आगरा ग्रामीण क्षेत्र का कोई इलाका लगता नहीं हो। तो आगरा ग्रामीण सीट अगर हमारे राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत हो जाएगी तो हम सारी सीटों पे हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। रविंद्र जी, ग्रामीण से अगर हम कनेक्ट करें बात को तो किसानों की बात भी कनेक्ट होती है, और जहाँ तक हम देखते हैं रालोद कहीं ना कहीं किसानों के हित में भी कार्य कर रही है, उनके लिए सबसे ज़्यादा अभी बीड़ा उठाई हुई है, और किसान कहीं ना कहीं अभी नाराज हैं या क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं इसलिए तो नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान भी आते हैं तो वोट बैंक ज़्यादा हो जाएगा? देखिए भूपेश जी, राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है जो अभी तुरंत तो निकल के नहीं आई है, जो किसानों की मदद कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल में जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है, उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे या जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए शुरू की। तो किसान चौधरी चरण सिंह के अलावा मुझे लगता है कि वो किसी को नहीं जानता है
क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं, इसलिए निश्चित रूप से किसान चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से जुड़ा हुआ है। किसान आज की डेट में बहुत परेशान है। जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी बिल जो लेके आए हैं, वो बिल की कॉपी हर घर में पहुंच चुकी है किसानों के पास, और किसानों ने बिल को बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। हर किसान जानता है कि अगर ये बिल पारित हो गया तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम रोटी भी नहीं खा पाएंगे, हमारी फसलों को बड़े बड़े उद्योगपति छीन के ले जाएंगे। तो निश्चित ही किसानों का हमको सहयोग चाहिए। आगरा ग्रामीण में किसान बहुतायत में निवास करते हैं, वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के साथ हैं। और बात किसानों की नहीं है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किसानों के साथ साथ जितना भी मजलूम वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, जिनके ऊपर हमेशा अत्याचार होते रहे, वो सारा वर्ग आज राष्ट्रीय लोक के साथ है, आज गठबंधन के साथ है। वो बिल्कुल तैयार बैठा है, उन्होंने ठान लिया है ये चीज़ कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में कतई नहीं आने देंगे। तो दर्शकों, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं और रविंद्र जी की एक ऐसी खास बात है, कैसे करते हैं लोगों की मदद, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपका। ब्रेक पे जाने से पहले हम रविंद्र जी से बात कर रहे थे और बहुत सी जानकारियां रविंद्र जी ने हमें दी, और आपको भी दर्शकों को बता दें, रविंद्र जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, रालोद के नेता हैं। रविंद्र जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे कुछ चर्चा कर रहे थे और अब ब्रेक पे बाद हम अब आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने भी सुना है ऐसा, क्योंकि मैं भी आगरा में रहता हूँ और पिछले कई समय से आप TDZ के अंदर जो बिजली की समस्या के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आगरा में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे 24 घंटे बिजली देने के, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत कागज़ों पे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं ऐसा दिखाया जाता था, बट बिजली वही 13 से 14-15 घंटे आती थी। ये मैं आपको 2012 की बात बता रहा हूँ। तो मैं इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक रिट फाइल की कि ये अन्याय आगरा के साथ हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया। बिजली विद्युत विभाग से संबंधित कई अधिकारियों को उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तलब किया, उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी तक को तलब किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आगरा में जो हकीकत में आप दिखाते हैं, वही जो कागज़ पे दिखाते हैं वही हकीकत में होना चाहिए। तो एक लंबी लड़ाई लड़ी मैंने बिजली व्यवस्था के लिए। लोगों ने कई बार मुझसे कहा, मुझे मदद के लिए ऑफ़र भी आए, लेकिन मैंने किसी की मदद स्वीकार नहीं की, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता था कि मैं आगरा शहर में पैदा हुआ हूँ, तो मैं आगरा की जनता के लिए कुछ करूँ। और अंततः ये लड़ाई रंग लेके आई, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आगरा की जनता को लगभग 23 से 24 घंटे बिजली मिल भी रही है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आभारी रहूँगा। तो रविंद्र जी, आपने लड़ाई अकेले लड़ी, हालांकि बहुत से नेता भी हैं, बहुत से लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पर आपके जहन में क्यों आया कि मैं आगरा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ूं? देखिए, जनप्रतिनिधि अपना काम करते हैं और हम साधारण नागरिक हैं, आगरा शहर के नागरिक हैं, आगरा ज़िले के नागरिक हैं। तो शहर के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने ज़िले की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप सांसद और विधायक बने। हाँ, आप सांसद और विधायक जब बन जाते तो निश्चित रूप से आपकी पावर बढ़ जाती है, और आप जिस तरीके से अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। रविंद्र जी, बहुत सी बातें और भी मैंने सुनी हैं, लोग बताते हैं आपके बारे में, कई लोगों की आप सेवा करते हैं, कई लोगों को एक तरह से नौकरी प्रदाता कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की तरह आप एक कहते हैं, तो वो उस बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, हमारी कंपनी पिछले 15 साल से लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा रही है। पहले हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में प्लेसमेंट उपलब्ध कराते थे, उसके बाद हम लोग सरकारी क्षेत्र में हमारी कंपनी मैन पावर आउटसोर्सिंग का काम देखती है, और 15 साल में हम लोगों ने 10,000 से ऊपर लोगों को रोज़गार दिया है। और रोज़गार लोगों की क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है कि लोगों की क्या क्षमता है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है, सही डायरेक्शन में जाता है, अच्छा टैलेंट है, तो हम उस टैलेंट को निखारते हैं, और निखारने के बाद कहीं ना कहीं हम उसको रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये काम इस दौर में कर पा रहा हूँ लोगों के लिए। रविंद्र जी, 15 से 20 हज़ार लोगों को नौकरी देना और लगातार देते रहना अपने आप में एक बेंचमार्क है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। हालांकि कहते हैं दर्शकों की देने वाला तो कोई और है,
दातार कोई और है, देता प्रभु है, लेकिन माध्यम यानी कि मीडियम यानी कि मीडिएटर वो किसी ना किसी के रूप में अपने आप को ही बनाता है। तो माध्यम आप बने हैं, तो ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है आगरा के निवासियों के लिए, और साथ साथ जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो रविंद्र जी, कहीं ना कहीं आप इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, अगर जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है, हालांकि विधायक और भी हैं, जनप्रतिनिधि और भी हैं, या जिस भी आप टिकट के लिए आगे मांग रखते हैं, पहली बात तो ये है, एक प्रश्न और आता है मेरे जहन में कि अभी तो गठबंधन हुआ है, अभी तो ये भी नहीं पता कि सपा लड़ेगी, रालोद लड़ेगी, या कौन जो भी है वो लड़ेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सी सीट किसको मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, और किस सीट पे किस पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। आगरा ग्रामीण सीट से राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा या समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेगा। लेकिन कोई भी पार्टी लड़े, अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ता है तो हम उसका साथ देंगे, हमारी पार्टी लड़ती है तो निश्चित रूप से हम कोई भी उम्मीदवार पार्टी घोषित करती है उसका साथ देंगे। अगर हमारा प्रत्याशी नहीं भी लड़ता है तो हम अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अच्छा रविंद्र जी, अगर आप पे पार्टी दाव लगाती है, गठबंधन से आपको टिकट मिलता है और आप जीत भी जाते हैं, तो आप ऐसे क्या विधायक बनेंगे, ऐसे क्या जनप्रतिनिधि बनेंगे जो आप लोगों के लिए कुछ अलग बन के दिखाएंगे? क्या आपसे आस करे, अगर जनता करे तो? देखिए, मैंने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को बड़े करीब से देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि जब तक वो विधायक या सांसद नहीं बनते तब तक वो जनता से बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो विधायक सांसद बन जाते हैं तो वो उन वादों को भूल जाते हैं। मैं कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति के साथ साथ मैं इस चीज़ को भी वजह मानता हूं कि हमारे जो सांसद विधायक हैं उनके अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को लेकर चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री से बात कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं, वो बहुत सीनियर IAS होते हैं, उनके सामने अगर आप अपनी बात को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं रख पाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र का विकास कर ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी आड़े आती है। और जहाँ तक मेरी बात है, अगर नेतृत्व मुझे टिकट देता है और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं जनता की समस्याओं को लखनऊ या दिल्ली के लेवल पे अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ। और जो समस्याएं मैंने बड़े करीब से देखी हैं, मैंने उन चीज़ों को जाना है, क्योंकि मेरा बचपन गांव में ही व्यतीत हुआ है, तो मैं समस्याओं को भी जानता हूं। तो मैं निश्चित रूप से उन समस्याओं को ऊपर लेवल पर उठा पाऊंगा और जनता के साथ में न्याय कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है रविंद्र जी कि अगर जनता आपको जीत का सेहरा पहनाती है तो आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, और कहीं ना कहीं जो उन लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं आप उसी के ऊपर आएंगे। निश्चित रूप से देखिए, जनता की जो उम्मीदें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूं, राष्ट्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरूं, और राष्ट्रीय लोकदल के जो संगठन है, जो संगठन हमारा सोचता है, मैं उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूं, अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। रविंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए और मेरी दिल से कामना है, टिकट मिले न मिले और आप जीतें, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं जरूर चाहूँगा जैसी आप समाज के लिए सेवा कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। नमस्कार।